जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन सेंटर पर। तो बेटा हम लोग कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स 12 का चैप्टर नंबर 1, बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, उसकी 3 क्लासेज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी बेटा इस चैप्टर की, और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट आप लोगों से थोड़ी सी एक शिकायत है बेटा, अगर आप लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो बेटा इनको लाइक कर लें। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, इन वीडियोस पर कमेंट भी करिए। ठीक है, ताकि हम लोगों को और मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सके। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है बेटा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारी इकोनॉमी में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा 4 या 6 मार्क्स में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बेटा कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। देखिए एक बात तो फैक्ट है, जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था, इट वाज डन बाय द ब्रिटिश फोर्सफुली। जबरदस्ती उन्होंने हमारे किसानों को कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए मजबूर किया था। उन्होंने एडवांस दे दिया, उन्होंने हमारे किसानों को मजबूर किया कि भाई आपको जो है व्यावसायिक खेती की तरफ जाना है, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, इंडिगो प्रोड्यूस करना है, नील, क्योंकि उनको नील की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। बट ये भी सच है कि इस वजह से हमारे देश के जो किसान हैं उनका नजरिया खेती को लेके चेंज हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके चेंज हो गया, और उनको समझ में आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी वो सेक्टर है जहां पर आप ज्यादा प्रोड्यूस करके लाभ कमा सकते हो। मींस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बेटा यही रीजन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इज द रीजन जिन्होंने हमारे फार्मर्स के एग्रीकल्चर को लेके आउटलुक को चेंज किया था, नजरिए को चेंज किया था। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है कंट्रीब्यूशन रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। नहीं तो हमें क्या लगता है कि जो खेती है वो केवल जीविका चलाए रखने का एक सोर्स है। ठीक है, हम जिसमें केवल अपनी फैमिली के लिए प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो दूसरा पॉइंट है बेटा न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे हमारे देश में रेलवे और रोड इंट्रोड्यूस किए गए, रेलवे इंट्रोड्यूस की गई, रोड कंस्ट्रक्ट कराए गए, तो उसी की वजह से बेटा हमारी इकोनॉमी में न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स भी जनरेट हो गई। रेलवे एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड प्रोवाइड लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी टू आवर पीपल्स। क्लियर? फिर बेटा देखिए तीसरा है कंट्रोल ऑफ फेमिनास। अब जब बेटा रोड बन गए, रेल स्टार्ट हो गई हमारे देश में, तो उसके बाद से क्विक डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स होना स्टार्ट हो गया बेटा फेमिना इफेक्टेड एरिया में। जहां कहीं भी कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती थी, सूखा पड़ता था, तो वहां पर रेल की सहायता से, जो ब्रिटिश ने रोड बनाए थे उसकी सहायता से हम जल्दी से उनकी सहायता कर सकते थे, जिसकी वजह से हमने फेमिना पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो बेटा देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वो है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या था कि अंग्रेजों ने ही हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अंग्रेजों के आने से पहले बेटा हमारे देश में बार्टर सिस्टम था, इन विच वी एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। बट अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारे देश में मौद्रिक विनिमय प्रणाली लागू की गई, जिसकी वजह से डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, सेविंग्स और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस वो बहुत इजी हो गई। क्लियर है? इसके बाद बेटा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि हमें एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाकर दिया। ठीक है, उनका जो सिस्टम है बेटा आज भी हमारी इकोनॉमी वही फॉलो करती है, और वही उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था बेस बना हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो बेटा देखिए जो लास्ट पॉइंट है वो है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। तो सबको पता है बेटा ब्रिटिश की जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में रहा वो रहा बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन। ठीक है, अंग्रेजों ने ही
1850 में सबसे पहले रेलवे हमारे देश में इंट्रोड्यूस की और उन्होंने ही 1853 में सबसे पहले बॉम्बे टू थाने जो रेल चलाई थी बेटा वो उन्हीं की देन थी। इसके अलावा उन्होंने वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे देश में काम किया। एक पॉइंट इसमें और आप ऐड कर सकते हो बेटा, कम्युनिकेशंस, ठीक है, कम्युनिकेशंस के रूप में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ एंड पोस्टल फैसिलिटीज उन्होंने ही हमारे देश में इंट्रोड्यूस की थी। तो ये सारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के टू द इंडिया। क्लियर? अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, और टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसी क्वेश्चंस को बेटा ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? तो इसकी जो पहली फीचर थी बेटा वो थी कॉलोनियल इकोनॉमी। इंडिया एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी, ठीक है। तो कैसे कॉलोनियल इकोनॉमी थी, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए पहला पॉइंट, हुज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। यहां पर ब्रिटिश ने हमारी इकोनॉमी को पूरी एक कॉलोनी के रूप में ही यूज किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हमारे जो धन था, हमारी जो वेल्थ थी बेटा वो उसको अपने साथ ब्रिटेन में लेकर चले गए थे। क्लियर? दूसरा पॉइंट बेटा, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ब्रिटिश ने हमारी इकोनॉमी के साथ क्या किया, इसको केवल एक फीडर इकोनॉमी के रूप में यूज किया था। उन लोगों को एक इकोनॉमी चाहिए थी बेटा जहां से वो अपनी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स है उसके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके। तो इंडिया से उन्होंने केवल रॉ मटेरियल सप्लाई किया अपने इंडस्ट्रियल बेस के लिए, अपने इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। क्लियर? तीसरा पॉइंट बेटा, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने हमारे फार्मर्स को फोर्स किया, जबरदस्ती उनसे इंडिगो की खेती कराई, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया बेटा, कैश क्रॉप प्रोड्यूस कराई गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं बेटा कि इंडिया वाज मेयरली अ कॉलोनी फॉर ब्रिटिश। क्लियर? तो इसलिए हमने पहली फीचर दी है बेटा कॉलोनियल इकोनॉमी। अब बात करते हैं दूसरी फीचर की बेटा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब क्या है? देखिए बहुत सारे बच्चों को शायद ये चीज ना समझ में आती हो। इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी ना तो फ्यूडल इकोनॉमी थी और ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। इट वाज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें फ्यूडल इकोनॉमी का भी कंटेंट था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी कंटेंट था। कैसे वहां पर फ्यूडल इकोनॉमी थी, कैसे वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, इसकी बात करते हैं। देखिए फ्यूडल इकोनॉमी को कैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। इन्होंने जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी जमींदारी सिस्टम बनाया वो फ्यूडल इकोनॉमी का ही एक एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया, हमारे देश में ओनर यानी लैंडलॉर्ड और टीनेंट का रिलेशंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, जमींदारों को उन्होंने परमानेंट ओनर बना दिया और जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स है उन्होंने उनको टीनेंट बना दिया, और इसके साथ साथ जमींदारों को यह अधिकार दे दिया कि वो जितना चाहे लगान वसूल कर सकते हैं। तो ये बेटा फ्यूडल सिस्टम का ही एक एग्जांपल था जो इन्होंने हमारी इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया था। तो बेटा दूसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम इन्होंने कहां पर इंट्रोड्यूस किया? कैपिटलिस्ट सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, और फ्यूडलिस्ट कहां पे किया था? एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की बेटा वहां पर ओनर और लेबर यानी कैपिटलिस्ट और लेबर का रिलेशंस क्रिएट कर दिया। कैपिटलिस्ट कौन थे? जिनको हम कहते हैं पूंजीवादी, जिन्होंने वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की। लेबर कौन थे? जो वहां पर उनके लिए काम कर रही थी लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, नॉट अ फ्यूडल इकोनॉमी, नॉट अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर? अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है बेटा? अ काइंड ऑफ इकोनॉमी इन व्हिच ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। कि हमारी इकोनॉमी का एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ग्रोथ रेट था बेटा वो बहुत लो था। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज पहले भी पढ़ी है। देखिए जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट था इट वाज लेस देन 2%। इट वाज लेस देन 2%। ठीक है, और जो हमारा पर कैपिटा आउटपुट या पर कैपिटा जीडीपी था बेटा उसका जो ग्रोथ रेट था इट वाज लेस देन 0.5%।
तो आप समझ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी थी बेटा, वो पूरी तरह से एक स्टेगनेंट इकोनॉमी थी। स्टेगनेंट की हिंदी होती है गतिहीन, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। नाम मात्र का जीडीपी और नाम मात्र का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा था। ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं बेटा स्टेगनेंट इकोनॉमी। क्लियर? अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो बेटा जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। मतलब हमें एक ऐसी बैकवर्ड इकोनॉमी मिली थी जिसमें बिल्कुल आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब था बेटा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, खासकर पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी थी वो दूसरे देशों की तुलना में अगर बात करो तो वो बहुत लो थी। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, कि जो ग्रोथ रेट था वो केवल 0.5% से कम था और हमारा जो एक्चुअल पर कैपिटा इनकम था वो भी बेटा बहुत लो था। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी पूरी तरह से बैकवर्ड था। हम लोग बुल कार्ट यूज करते थे बेटा। ठीक है, मैनुअल एफर्ट्स डाल रहे थे। हमारी जो टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर थी वो बहुत पुरानी थी। हमारे पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे। ठीक है, पूरी तरह से बेटा रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे। इसके बाद हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। 48 इज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज वाज 40 पर 1000। समझ सकते हो, 48 जन्म लेते हैं तो 40 मर भी जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं था। इसके अलावा मास इलिटरेसी। ठीक है, हम लोगों ने ये पॉइंट भी पढ़ा। ओवरऑल या एवरेज केवल 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज लिटरेट। ठीक है, यानी 16% कुल जनसंख्या के वो लोग थे जो लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। फीमेल्स में तो और भी पुअर कंडीशन थी बेटा। 7% ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन वाज लिटरेट। इसका मतलब टोटल फीमेल पॉपुलेशन में से केवल 7% महिलाएं ऐसी थी जो लिख सकती थी और पढ़ सकती थी। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स क्या शो करते हैं बेटा? ये सारे पॉइंट्स शो करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, एक बहुत पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं डिप्लेटेड इकोनॉमी। डिप्लेटेड इकोनॉमी या फिर डेप्रिसिएटेड इकोनॉमी, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसके जो फिजिकल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका तो ओवर एक्सप्लोटेशन हुआ। ठीक है, यानी हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज हुआ बट उनको रिप्लेस करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बेटा? हमें एक ऐसी इकोनॉमी मिली जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे फिजिकल और नेचुरल रिसोर्सेज को खूब यूज किया, उनका हद तक यूज किया, बट उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो फिजिकल आपकी असेट्स थी उनको बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। तो ऐसी इकोनॉमी डिप्लेटेड इकोनॉमी कहलाती है बेटा, जहां पर आपके फिजिकल कैपिटल या फिजिकल जो असेट्स है उनका बहुत ओवर एक्सेसिव यूज हुआ हो बट उनको रिप्लेस करने की कोई प्लानिंग ना हो। क्लियर? फिर है बेटा एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेड इकोनॉमी का मतलब क्या था कि देखिए ब्रिटिश रूल्स में भी क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट अंग्रेजों ने डिवाइड कर रखी थी और इसका ही परिणाम था कि 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बेटा इसके दो पार्ट हो गए, एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। तो उस वक्त भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं थी बेटा। ठीक है, जो माइग्रेट कर रहे थे लोग पाकिस्तान से इंडिया में, उनके शेल्टर, उनके फूड को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हुई। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स की बहुत शॉर्टेज थी। तो ऐसी इकोनॉमी एम्प्यूटेड इकोनॉमी होती है बेटा, जिसमें हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को डिवाइड किया हुआ है कास्ट या फिर रिलीजन्स या किसी और दूसरे बेस पर। क्लियर बेटा? तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमें एक ऐसी इकोनॉमी मिली थी। क्लियर? तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटा और हमारा पहला चैप्टर हो गया है फिनिश। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो। जय श्री श्याम।